नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस में। इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ के बारे में जानेंगे, मतलब संविधान क्यों, कैसे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। संविधान है क्या? तो संविधान के बारे में हम अक्सर जब भी सुनते हैं तो हम कह देते हैं कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, देश का सर्वोच्चतम कानून है, बाकी सारे कानून इसके नीचे हैं। तो होता क्या है ये संविधान, ये बनाया क्यों गया है? जब आज़ाद भारत हमारी लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, तो ऐसा क्या कारण था कि संविधान को लेके हम इतनी लड़ाई लड़े थे? हम हमेशा विदेशियों से मांग करते थे, अंग्रेज़ों से मांग करते थे कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए जिसमें हमें बराबरी का अधिकार होना चाहिए। तो ये संविधान है क्या? तो इस संविधान को समझने के लिए मैं एक छोटा सा लाइन लिख देता हूँ, वहाँ से हमारी एक अच्छी पृष्ठभूमि बन जाएगी। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब इस छोटे से लाइन से हम पूरा समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान को बोला गया है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे देश में ढेर सारे कानून हैं। ढेर सारे कानून कैसे? जैसे मैं अगर क्राइम की बात करूं तो सभी ने सुना होगा कि अच्छा ये बड़ा 420 आदमी है। 420 क्या है? सेक्शन 420 है आईपीसी में। ये बताता है कि चीटिंग या फ्रॉड किसको कहते हैं। फिर उसी तरीके से जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, ये मैं क्राइम कर देता हूँ, फिर मैं बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कमर्शियल मैटर है, तो उसके लिए अलग कानून बना हुआ है। टेररिस्ट आतंकवाद निरोधन के लिए अलग कानून बना हुआ है। तो ढेर सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो सभी कानूनों को सुनिश्चित करनी होती है कि वो संविधान के सम्मत रहें या वो संविधान को फॉलो करें। कोई भी कानून बनेगा संविधान को बेस में रखा जाता है कि संविधान का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कानून बनेंगे उन सभी कानूनों के लिए गाइडलाइन जो बनाएगा, मतलब मैं ऐसे बना दूं कि अगर मैं एक ये बाउंड्री बना दूं तो ये बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री संविधान है। ये संविधान करता क्या है कि ये निर्धारित कर देता है कि ये क्षेत्राधिकार होंगे, जो भी कानून बनेंगे इसके अंडर में होने चाहिए, कानून इसके बाहर में नहीं जाने चाहिए। अंदर बाहर क्या मतलब है इसको एक बार समझ लेते हैं, छोटा सा देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एक संविधान के ऊपर एक बहुत फेमस हमें अधिकार मिला हुआ है, वो है इक्वालिटी का, ठीक है। इक्वालिटी का अधिकार मिला हुआ है। इक्वालिटी क्या होती है कि समानता का अधिकार। तो समानता को इस तरीके से समझते हैं कि समानता जो है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है। तो इस इक्वालिटी का मतलब क्या है? ये इक्वालिटी कैसे बताता है कि अन्य कानून जो बन रहे हैं ये संविधान के सम्मत हों, ठीक है। मैं ये समझ लेता हूँ कि अदर लॉज हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक संस्था है, उसका नाम है SBI, ठीक है। SBI नाम की एक संस्था है। SBI क्या है? एक सरकारी बैंक है। सरकारी तो इसका मतलब इस पर सरकार का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है। तो SBI क्या कर रही है कि SBI में एक नियुक्ति होने वाली है, या कोई भी आप नियुक्ति मान लो कि पुलिस में ही एक नियुक्ति होने वाली है। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको जाना ही है। तो होता क्या है कि जब भी कोई नियुक्ति हो रही है तो वहाँ हम ये सुनिश्चित करते हैं कि नियुक्ति के लिए एक कंपटीशन एग्जाम होगा, ढेर सारे प्रोसीजर होंगे। हो सकता है नियुक्ति पहला प्री हो, फिर मेंस हो, फिर इंटरव्यू हो, फिर सिलेक्शन हो। कुछ में होता है कि डायरेक्ट मेरिट पे ले लिया जाएगा। तो मैं पहला सिचुएशन ले लेता हूँ कि डायरेक्ट मेरिट पे अगर किसी को उठाया जा रहा है या डायरेक्ट मेरिट पे किसी को लिया जा रहा है, तो मैं मान लो अच्छा 100 सीटें हैं और इसमें मैं मान लेता हूँ कि 50% सीटें हैं जो अनरिजर्व हैं। अच्छा, रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन भी संविधान में दिया गया है। वो इक्वालिटी आप कहोगे वो इक्वालिटी के खिलाफ है। तो मैं अगला वीडियो अगर बनाऊंगा तो मैं इसको अच्छे समझाऊंगा कि इक्वालिटी के अलग अलग आयाम होते हैं, ठीक है। कुछ जगह इक्वालिटी ये नहीं है कि दोनों को बराबरी रखना ही इक्वालिटी होता है। इक्वालिटी होता है कई कई जगह स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये वाला SBI वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 100 सीटें हैं, 50% सीट जो है वो अनरिजर्व हैं या जनरल के लिए खुली हुई हैं। तो जनरल सीटों के लिए अगर मैं ये बना दूं कि 90% जो है वो कट ऑफ है, ठीक है, 90% का कट ऑफ है। अब यहाँ क्या हुआ कि नियुक्तियाँ डाली गई, लोगों ने अपने फॉर्म डाले हैं। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि एक लड़का है जिसका है 80%, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी का है, और दूसरा है एक 90%। लेकिन ये क्या है, 80% वाला लड़का हो सकता है ये जो SBI का मैनेजर है इसका ये भांजा लगता हो, और ये जो है एक सामान्य सा लड़का है, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या कहता है कि अगर दो व्यक्ति समान परिस्थिति में हैं तो उनके संग समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक परिस्थिति में दो लोग हैं और दोनों की सिचुएशन एक तरीके है, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ जो इक्वालिटी संविधान में लिखा हुआ है ये सुनिश्चित करता है
कि SBI में अगर नियुक्ति हो रही है तो यहाँ यदि एक का 80% है, एक का 90% और दोनों अगर जनरल कैटेगरी के हैं और कट ऑफ अगर यहाँ पे 85 का है तो 80 के ऊपर वाले को लिया जाएगा, मतलब 90% वालों को लिया जाएगा और 80% वाले को नहीं लिया जाएगा। ये भले ही इनका खुद का बेटा हो, ये भले ही इनके भाई भतीजा हो, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा। ये अधिकार हमें कहाँ से मिला है? ये इक्वालिटी का अधिकार, ये हमें मिला है संविधान से। कहने का मतलब ये है कि संविधान करता है क्या है कि एक मूलभूत अधिकारों का पुलिंदा प्रोवाइड करता है, और ये मूलभूत अधिकार क्या करते हैं कि ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा की, स्वतंत्रता की रक्षा हो। तो अब हम देखना चालू करते हैं कि क्या क्या है, संविधान का पर्पस क्या है। ठीक है, संविधान है क्या और संविधान का पर्पस क्या है। तो यहाँ कुछ पॉइंट मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि संविधान होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संविधान बेसिक सेट ऑफ रूल्स। बेसिक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। बेसिक सेट ऑफ रूल्स क्या है। हम मैच खेलने जाते हैं, क्रिकेट का शौकीन हूँ मैं, क्रिकेट खेलने गया हुआ हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि अच्छा मैं दूसरे गांव में गया हुआ मैच खेलने के लिए, ठीक है, ये पिच बना देता हूँ, ये क्रिकेट का मैदान है। अब क्रिकेट के मैदान में मैं खेलने गया हूँ, वहाँ ऐसा हुआ कि मैच खेल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे बाउंड्री मारी, बॉल उड़ के गया, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, आप बाउंड्री, जब गेंद बाउंड्री पे उड़ के बाहर जाएगा तो जो 6 रन होने चाहिए थे, वहाँ इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये रूल आउट हो गया। अच्छा, जब उनकी बैटिंग की बारी आई तो वो ऐसा कर दिए कि रूल ही चेंज कर दिए। उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं मारूंगा तो ये 6 रन होगा। ठीक है, मतलब जब गेम हो रहा है तो बेसिक रूल्स जो है वो इस तरीके से बना दिए हैं कि मैं करूंगा तो सही है और आप करोगे तो गलत है। बेसिक रूल्स क्या करते हैं कि जब भी कोई गेम हो, अगर गेम सही से होना है तो वहाँ पे क्या है कि ये जरूरी है कि रूल जो हैं वो लिखे होने चाहिए, और वो बेसिक जो मुझे भी पता हो और आपको भी पता हो। संविधान क्या करता है कि वो बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है? यहाँ जैसे मैच है, मैच के लिए है, तो संविधान कौन से मैच के लिए रूल बनाता है? वो मैच है हमारा पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा राजनीतिक जीवन में जो है उसमें संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हमें बराबरी का ट्रीटमेंट मिले। तो बराबरी के ट्रीटमेंट के लिए क्या कहता है कि यहाँ एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो लिखे हुए हैं, ये कौन बना रहा है? संविधान बना रहा है। दूसरा चीज देखते हैं कि संविधान करता क्या है। संविधान करता क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग पावर को कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर देता है। अब डिसीजन मेकिंग पावर क्या हुआ, इसको देखते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर क्या हुआ, आप ये समझने की कोशिश करो कि एक टीम मैं बना रहा हूँ 11 लोगों की, वही पुरानी वाली क्रिकेट टीम जो मैच खेलने गई थी। अब उस क्रिकेट टीम में ऐसा है कि हमें सभी को पता है कि अच्छा मैच हमें जब जीतना रहेगा तो सबको अच्छा तो खेलना ही रहेगा। उसके अलावा क्या होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कैप्टन कौन है। ठीक है, जैसे 11 लोग मैच खेलने गए हैं तो हो सकता है उस गांव में टोटल 30 लोग खेलने वाले थे, उन 30 में से 11 लोग का सिलेक्शन करना था। अब 30 अपने आप को बराबर का काबिल मानते हैं कि अच्छा मैं भी अच्छा खेलता हूँ, वो भी अच्छा खेलते हैं, तो इन 30 में से 11 का सिलेक्शन कैसे होगा? किसी को तो निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ये निर्णय लेने का जो अधिकार होता है इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है कि अंत में निर्णय लेने की क्षमता कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए। जैसे मैं अभी का उदाहरण लूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छा एक अधिकारी होता है, मैं IAS कहता हूँ। ठीक है, IAS भी एक भारत का नागरिक है और मैं यहाँ पे एक कॉमन आदमी, मैंगो मैन मान लेता हूँ। ठीक है, कॉमन आदमी, इसको जितने मूल अधिकार मिले हुए हैं मुझे भी उतने ही अधिकार मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, कुछ कुछ जगह इसको शक्तियां दी गई हैं, वो इसके पोस्ट के कारण दी गई हुई हैं। और मैं भी एक आम आदमी हूँ तो मेरे लिए भी वही कानून लगेंगे। अगर ये क्राइम करेगा तो इसके ऊपर भी IPC ही चलेगी और मेरे ऊपर भी IPC ही चलेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, IAS को किया क्या गया है कि यहाँ कुछ अधिकार दिए गए हैं कुछ क्षेत्रों में। ये करता क्या है, इस अधिकार को मैं अगर समझूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब निर्णय लेने की शक्ति। इन 30 में से 11 लोग का सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये निर्णय, किसी के पास तो अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का, नहीं तो सब लोग मिलके कहेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये संविधान क्या करता है कि कुछ लोगों के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति देता है। कौन कौन सी निर्णय लेने की? मैं अगर इसको छोटे समझूँ तो एक होता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका की शक्ति, कानून कौन बनाएगा। अब सब तो बैठ के कानून बनाएंगे नहीं, तो जैसे हम लोग गाँव में करते क्या है कि अगर मैच हो रहा है तो यहाँ एक कमेटी बना देते हैं, या यहाँ कोच बना देंगे, 2 लोग को और बैठा देंगे, ये सेलेक्ट करेंगे कि 11 लोग में कौन खेलेगा गांव की तरफ से। ठीक है, तो वो क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर पहला क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की शक्ति। दूसरा मैं कहता हूँ एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका। इन्होंने जो कानून बनाया है उसका अनुपालन करवाएगी, कौन करवाएगी? कार्यपालिका। इसको हम सामान्य भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं, प्रशासन भी बोल देते हैं। तो कानून बनाएगी विधायिका,
प्रशासन क्या करेगी, उन कानूनों का अनुपालन करवाएगी। और अंत में है जुडिशरी या न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी कि अगर इन कानूनों से किसी के हितों का उल्लंघन हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो वो जुडिशरी डिसाइड करेगी इसको, न्यायपालिका। तो इन सब का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पावर क्या किया गया है, डिसीजन मेकिंग पावर लोगों में बांट दिया गया है। संविधान के 2 पर्पज में तीसरा क्या करता है, जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पर्पज है संविधान का, वो करता है कि ये जो पावर है, इस पावर पे लिमिट लगाता है। ये पावर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। संविधान सरकार को ताकत देती है, लेकिन सरकार को अनंत ताकतें कभी नहीं मिलती है। तो संविधान का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट क्या मतलब होता है कि संविधान ये लिमिट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो आताताई ना हो जाए। एक लाइन आता है अंग्रेजी में, उसको हम कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब आदमी के पास अगर शक्ति ज़्यादा हो जाए तो आदमी करप्ट होने लगता है, और शक्ति अगर पूरी आ जाए तो आदमी निरंकुश हो जाता है। तो आदमी निरंकुश ना हो, राज्य निरंकुश ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाया जाता है। अब लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम 2 चीज़ जान लेते हैं। एक होता है SOP, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, और दूसरा होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस, अब इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेंगे, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बताया कि सरकारी ताकतों को हमने किन चीज़ों में बांट दिया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, 3 पावर मैंने बांट दिया है कि कुछ लोगों के पास कानून बनाने का अधिकार होगा, कुछ लोगों के पास उनके अनुपालन करवाने का आधार होगा, और कुछ लोगों के पास ये ताकत होगी कि वो निर्णय देंगे कि ये कानून का अनुपालन सही से हुआ है कि नहीं, किसी को इन कानूनों के कारण किसी के हितों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं, तो वो कौन करेगी, जुडिशरी करेगी। तो इन तीनों को मेंटेन करने के लिए हो जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस, कि अगर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका सही काम ना करे तो जुडिशरी उसको कंट्रोल करती है। कैसे, अगर DM रास्ते चलते किसी को मार रहा है तो बाद में हो सकता है कि जुडिशरी की तरफ से आ जाए कि इसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए या इनका वेतन काट दिया जाए। तो होता क्या है कि एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। आगे के लेक्चर में हम इसको भी विस्तार में समझेंगे। तो हमें 2 चीज़ समझ में आया, संविधान एक रूल्स का सेट प्रोवाइड करता है, जो बेसिक रूल्स हमें मिलने चाहिए। दूसरा डिसीजन मेकिंग पावर की, किसके पास निर्णय लेने की ताकत होगी। और तीसरा लिमिट, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है। गवर्नमेंट या शासन कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुश अगर हो जाएगा, अच्छा इसको उदाहरण से समझे कि निरंकुश हो जाएगा क्या होगा। तो एक देश का बार बार हमें नाम सुनने को मिलता है, होता है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया मेरे दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है, क्योंकि जब किम जोंग के पापा मरे थे, वो भी उस समय के यहाँ के सुप्रीम लीडर थे। तो यहाँ हुआ क्या था कि इनके चाचा थे। तो यहाँ पर रूल इस तरीके से है कि किम जोंग मरा और किम जोंग का बेटा, मतलब किम जोंग इल मरे, किम जोंग इल के बेटा किम जोंग उन आए। तो किम जोंग इल का जब शव यात्रा निकाली जा रही थी तो सबको कहा गया था कि सभी को रोना है, मातम मनाना है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि किम जोंग उन के चाचा, ये भी सेना में थे, कमांडर थे, और वो रो नहीं रहे थे। तो नहीं रोने के कारण यहाँ के किम जोंग इल ने क्या किया कि इसको तोप में बनवाया और तोप से बांध के इसको उड़ा दिया। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक आदमी के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो चाहे, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के पास इतनी ताकत है कि वो जिसको चाहे मरवा सकता है, जिसको भी चाहे गोली मार सकता है। शक्तियाँ निरंकुश हैं, और निरंकुश शक्तियाँ जब हो जाती हैं तो वो शासन के लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए हमेशा घातक होती हैं। तो शक्तियाँ कभी भी निरंकुश नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का हमेशा पृथक्करण होना चाहिए। तो इस पूरे डॉक्ट्रिन को, इस पूरे सिद्धांत को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। अच्छा, चौथा चीज़ क्या करता है कि संविधान केवल कानून ही नहीं होते हैं, संविधान में लोगों की, लोग कौन, भारत के लोग। तो संविधान ये भी कहता है कि भारत के लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, संविधान कब बना था हमारा, 1950 में बन के तैयार हो गया था, लागू हो गया था। तो संविधान जो है 1947 से 1950 हम मान लेते हैं कि 3 साल के लगभग में बना हुआ है। ठीक है, तो 1947 से पहले हम क्या थे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इन लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से जो हमने लड़ाई लड़ी, मैं 1757 डेट ले लेता हूँ प्लासी के युद्ध से, 1947, मतलब ये 190 साल का जो दौर था, इस दौर में हम क्या थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों के गुलाम थे तो क्या था कि हम अंग्रेजों के ऊपर निर्भर थे, और हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारे जो संसाधन थे, उनका प्रयोग कौन कर रहा था, अंग्रेज। ठीक है,
इस दौर में क्या होता था कि हमें कुछ उदाहरण जैसे याद आते हैं कि गांधी जी ट्रेन पे बैठे हुए तो उनको ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थे। उनके अनुसार क्या था कि भारतीय लोग लोअर कैटेगरी के हैं। तो ये समझ अंग्रेज क्या करते थे कि ये भारतीयों के संग भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। हमें यहाँ जो अधिकार मिलने चाहिए, जो आज के संविधान में हमें मिल रहे हैं, ये हमें वो अधिकार नहीं देते थे। तो इस 190 साल के आज़ादी के आंदोलन के दौरान हम लोगों ने अपने मन में बना लिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारे हाथ में सरकारें आईं तो हम ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करेंगे कि हम ये ना करें। जैसे गांधी जी वाला उदाहरण दूं कि गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। क्यों फेंक दिया गया था? क्योंकि यहाँ ऊंच नीच वाली बात थी कि मैं ऊंचा हूँ, मतलब मैं चमड़ी गोली वाइट कलर वाला हूँ तो मैं ऊंचा हूँ, और आप डार्क कलर वाले हैं तो आप लोअर कैटेगरी के हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा आज़ादी का आंदोलन चला 190 साल जो हम गुलामी में थे, तो इस गुलामी के दौरान में ही हमने बहुत सारी चीज़ें मान ली थी कि अगर हमारे पास शक्ति आई तो हम ऐसे देश का निर्माण करेंगे। तो संविधान क्या करता है कि हमारे जो आइडियल्स थे, हमारे जो गोल ऑब्जेक्टिव फेथ्स थे, मतलब जो हमने सोचा था, हमने मतलब उस समय के लोगों ने, और आज भी हमारे लिए उतना ही ये लागू होता है। तो वो सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। वो कहाँ लिखी हुई हैं? डीपीएसपी में। डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है कि यहाँ क्या होता है कि ये बताया जाता है कि अगर देश हमारा आज़ाद हुआ, हमारा आज़ाद देश में हम किस तरीके के समाज को चाहते हैं, तो ये कहाँ बताता है? ये डीपीएसपी बताता है। ठीक है, जैसे हम डीपीएसपी भी और प्रियम्बल भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत कैसा एक देश होगा? तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमने निर्णय लिया है कि हमारा देश इस तरीके से होगा। तो संविधान क्या कर रहा है कि हमारा जो एस्पिरेशन है, मतलब हम जो चाहते हैं कि हमारा देश किस तरीके का हो, तो वो हमारे डीपीएसपी में। तो संविधान कर क्या रहा है कि रूल प्रोवाइड कर रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर कर रहा है, गवर्नमेंट को लिमिट कर रहा है, इसके अलावा लोगों के गोल्स को भी एक तरीके से मूर्ति रूप दे रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या है कि संविधान जो सबसे शानदार जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो है संविधान लोगों को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल आइडेंटिटी। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आप हो सकता है कहीं महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हो सकता है साउथ इंडिया से भी कुछ लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन हम सब में एक चीज़ कॉमन है कि हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? हम इंडियन हैं। ठीक है, तो ये भाव कि हम एक भारतीय हैं या भारतीय होने की पहचान हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये संविधान ही हमें बताता है कि मैं भारतीय हूँ। संविधान मुझे नागरिकता देता है, और नागरिकता मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो संविधान क्या करता है? संविधान हमें एक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आइडेंटिटी दो तरीके के मैं ले सकता हूँ। एक होती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन द सेंस कि मैं भारतीय हूँ, और एक होता है मोरल आइडेंटिटी। मोरल आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, या इसको इंग्लिश में कहूँ कि भारत एक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी है। ठीक है, मैं जहाँ लिबरल और सेक्युलर बोल रहा हूँ तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों को अधिकार है, और लोगों को यही नहीं कि मतलब जो बहुसंख्यक है उनको अधिकार है, यहाँ जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको भी बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो ये संविधान क्या बताता है? संविधान मुझे पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो दे ही रहा है, इसके अलावा ये पूरी दुनिया में मेरा एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है कि मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ पे अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होती है। मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ पे ये प्रयास किया जाता है कि लोगों के बीच में ऊंच नीच का जो भाव है वो कम हो। मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ पे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल है, जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कर क्या रहा है कि संविधान मुझे एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और इसके अलावा एक मोरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अपना पहला लेक्चर था। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हुए इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में आपको ये बाकी दोनों पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या था कि बेसिक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है संविधान, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जो बेसिक रूल सेट ऑफ रूल हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर, ये बताता है कि किसके पास निर्णय लेने की क्षमता होगी। तीसरा, सरकार को लिमिट करता है कि सरकार अतताई ना हो जाए। चौथा, लोगों के आइडियल ऑब्जेक्टिव इनको निर्धारित करता है, इनको मूर्ति रूप देने का प्रयास करता है। और सबसे अंत में हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एक पॉलिटिकल एक मोरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। धन्यवाद।